आज हम श्वसन की क्रिया विधि में ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो इसकी मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में ये किस प्रकार संपन्न होता है वो देखेंगे। सबसे पहले बात आती है खोजकर्ता। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको खोजा किसने था, तो यहाँ पे आपके पास में नाम आता है एम्पटन, कोमा मेयरहॉफ, और साथ में आता है पारनास। तीन वैज्ञानिक हैं, एम्पटन, मेयरहॉफ और पारनास। तो इन्होंने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, EMP पथ। क्या कहा जाता है, EMP पाथवे कह सकते हैं। क्या है EMP? देखो एम्पटन से क्या लिया, E, मेयरहॉफ से क्या लिया, M, पारनास से क्या लिया, P। तो यहाँ पे बना EMP पाथवे। तो ये भी पूछा जाता है बहुत सी बार एग्जाम में कि EMP पाथवे क्या होता है, तो यहाँ पे उसका भी मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर देखो इंपॉर्टेंट चीज ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा। क्या होता है, शर्करा, शुगर। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, विघटन होना। क्या होता है, विघटन। तो ये एक आपके पास में शर्करा के विघटन का प्रोसेस है। किसके विघटन का प्रोसेस है, शर्करा। यहाँ पे ग्लाइको का मतलब आप ग्लूकोज से भी मान सकते हैं। तो ग्लूकोज के विघटन का एक पथ है आपके पास में जो कहलाया गया ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का एक क्रमबद्ध तरीके से क्या होगा, विघटन होगा, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके पास में ग्लूकोज है इसके विघटन से क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। और पूरा प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ग्लूकोज के एक क्रमबद्ध तरीके से विघटन होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। अब मैंने कहा ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट रूप से बात आती है, अभी डिस्कस किया था मैंने, ऑक्सीशोषण में भी संपन्न हुआ ना। कहां पे संपन्न हुआ, ऑक्सीशोषण में भी संपन्न हुआ ये। और साथ में किस में होता है, अनॉक्सीशोषण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि शोषण का वो प्रोसेस या वह पद जो ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण या वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण दोनों में ही संपन्न आता है। तो आंसर क्या आएगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब मैं कहूंगा साइट क्या है इसकी, साइट स्थान क्या है, कहां संपन्न होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपने इससे पहले वाले वीडियो में, कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्या कहां होगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहां संपन्न हुआ, कोशिका द्रव्य में। तो ये आपके पास में एम्पटन, मेयरहॉफ, पारनास का नाम EMP। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, किसका निर्माण होता है, पायरुविक एसिड के दोनों का। और यहाँ पे किसमें, ऑक्सीशोषण अनॉक्सीशोषण दोनों में संपन्न होगा। और साथ में प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। तो दोनों में हो रहा है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होगा डेफिनेटली। तो इस प्रकार ये आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद में ये पथ किस प्रकार ग्लूकोज से आगे पायरुविक एसिड बनेगा, ये पूरा का पूरा 10 चरणों में संपन्न होने वाली प्रोसेस है। और किस प्रकार संपन्न होगी वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है ये, और पूरा समझ लेना है। और इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप इजी वे में समझने की कोशिश करो इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट प्रोसेस को कहां से करेंगे। ये आपको मैंने एक पॉइंट पे क्या बताया, ग्लूकोज, और एक पॉइंट पे क्या बताया, पायरुविक एसिड। इसका मतलब ग्लूकोज से स्टार्ट करूंगा। कितने कार्बन की शर्करा है, 6 कार्बन की। पायरुविक एसिड बनता है, कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का। कितने अणु बनेंगे, डेफिनेटली 2 अणु। 6 का दुगुना क्यों, आपके 6 का आधा क्या होता है, 2। तो आपके पास में 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में देखो, यहाँ पे आप ये कहेंगे
कि ये ग्लूकोज है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको तिरछा लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ग्लूकोज आपके पास में है। एक अणु ग्लूकोज का लिया है, कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज का अणु है, इससे पायरुविक एसिड बनाना है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर पूरी की पूरी एंजाइमेटिक क्रिया है, एंजाइम के द्वारा संपन्न होगी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले एंजाइम भाग लेता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम भाग लिया है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम भाग लेगा। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा देता है? हेक्सोकाइनेज। ये मैग्नीशियम आपके पास में यहाँ पे एक्टिवेटर का रूप में क्या करेगा? Mg++ क्या रहता है? एक्टिवेटर रहता है। अब ग्लूकोज से आपके पास में हेक्सोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है। अब काइनेज एंजाइम हमेशा कहाँ आता है? जहां एटीपी खर्च होते हैं। काइनेज एंजाइम कहाँ आएगा? जहां एटीपी खर्च होते हैं। अब एटीपी खर्च होंगे तो देखना ये कि मैं कहूंगा एटीपी खर्च होगा ना, तो ये एटीपी खर्च हुआ और एटीपी ने फास्फेट किसको दे दिया? ग्लूकोज को। देखो यहाँ पे ये एटीपी ने फास्फेट किसको दिया है? ग्लूकोज को। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में। तो एडीपी में कन्वर्ट हो गया कौन? एटीपी। और ग्लूकोज को इसने क्या दे दिया? इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज के साथ में क्या अटैच होगा? फास्फेट। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो फास्फेट कहाँ अटैच होगा? 6ठे कार्बन पर। कहाँ होगा? 6ठे कार्बन पर। तो यहाँ पे 6ठे कार्बन पे फास्फेट अटैच हुआ और क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हुआ। ठीक, क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ठीक, एटीपी खर्च हो गया अपना। अब आगे देखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट का मैं कहूंगा समावयवी बनेगा। क्या बनेगा? समावयवी। 6 कार्बन का ग्लूकोज, तो समावयवी कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। कौन है समावयवी? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो यहां पे बोलेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है किससे? ग्लूकोज से। एंजाइम भाग लेगा ना। अब मैंने इससे पहले एंजाइम में कोई वीडियो बनाई है आपके। जब समावयवी बनता है तो एंजाइम कौन सा भाग लेगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं समावयवी को? आइसोमर। तो एंजाइम कौन सा भाग लेगा? आइसोमरेज। कौन सा लेगा? आइसोमरेज। तो ये एंजाइम भाग लेता है आइसोमरेज। तो ये आइसोमरेज एंजाइम भाग लेता है और समावयवी बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में वापस सेम, ग्लूकोज ने एटीपी लिया था, फ्रक्टोज भी क्या लेगा? एटीपी। ग्लूकोज 2 एटीपी नहीं ले सकता डायरेक्ट, तो यहाँ पे अब समावयवी कन्वर्ट होकर वापस क्या मांगेगा? एटीपी। अरे एक बार उधार ले लिया ना, ये वापस दोबारा उधार मांगने जाएगा तो क्या इसको उधार देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये अपना रूप चेंज करके उधार मांगने जाता है। तो कौन मांगेगा? फ्रक्टोज। और ये भी एटीपी मांगेगा और एटीपी ले लेगा और एटीपी लेगा। तो यहाँ पे एटीपी से कन्वर्ट हो गया एटीपी, एडीपी। और ये क्या ले लेगा? फास्फेट। और फास्फेट देते एक फास्फेट तो पहले से ही है। कौन से कार्बन पे? 6ठे कार्बन पे। एक ही फास्फेट है 6ठे कार्बन पे, एक फास्फेट और ले रहा है अब। और एंजाइम वही फ्रक्टोकाइनेज। क्या है? फ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ पे एंजाइम भाग लिया फ्रक्टोकाइनेज या हेक्सोफ्रक्टो या फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल दे सकते हैं। तो यहाँ फास्फो भी लगा देता हूँ। चलो मैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भाग लेता है और काइनेज एंजाइम से एटीपी से फास्फेट निकलेगा और किसको मिल जाएगा? फ्रक्टोज को। और क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन जाता है। यहां से पूरा का पूरा 6 कार्बन चल रहा है, 6 कार्बन का ग्लूकोज, 6 कार्बन का ये फ्रक्टोज। चेंज क्या है? 2 एटीपी अणुओं को ग्रहण कर लिया है। एक बार ग्लूकोज ने ग्रहण किया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, और एक बार फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट ने ग्रहण किया और फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन गया। क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब बात करते हैं
कि ये 2 एटीपी ले लिए, अब उसके बाद में इसका डिवाइडेशन हो जाता है। क्या होता है? डिवाइडेशन, और ये टूट जाता है। अब ये फ्रक्टोज आपके पास में टूटता है, और तोड़ने वाला हथौड़ा कौन है? वापिस एंजाइम, और हथौड़ा के रूप में काम करेगा एंजाइम एल्डोलेज। कौन सा लेगा? एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम का पहले भी बताया गया है मैंने, लाइसेज प्रकार के एंजाइम है जो बिना जल की सहायता से अपघटन करते हैं। फ्रक्टोज के चोट मारेगा कौन है? एल्डोलेज, और फ्रक्टोज 2 भागों में टूट जाएगा। 6 कार्बन का है, बीच में चोट पड़ेगी, 2 भागों में टूटेगा। कितने कितने कार्बन में डिवाइड होगा? 3 कार्बन के। क्या बना 3 कार्बन का? एक तो बना आपके पास में 3 फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बना? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बना 3PgL। इसका मतलब क्या है? 3PgAl। तो ये बना 3 फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का समाई भी इधर बनता है। क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये क्या बना है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। देखो ये बना दिया मैंने, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को 2 भागों में तोड़ा जाता है, बीच में चोट मारी जाती है। 3 कार्बन और 3 कार्बन, दोनों कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। एक तो क्या बना? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और 3 कार्बन का ही क्या बना यहाँ पे? 3 फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 फास्फो का मतलब कहता है ये नहीं है कि 3 फास्फेट है, एक ही फास्फेट है कि कौन से कार्बन पे? तीसरे कार्बन पे। अब मैंने कहा ये वापस चेंज हो जाता है, ये आपके पास में चेंज हो जाता है किसमें? 3PgAl में। किसमें बंद हो जाता है? 3PgAl में चेंज होता है। 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या चेंज हो गया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब एक डाई आपके पास 3PgAl तो एक पहले से ही था, ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें? 3PgAl में। तो यहाँ पे अणु कितने हो गए इसके? 2 अणु हो गए। टोटल अणु कितने हो गए इसके? 2 अणु हो गए। देखो ये आपके पास में 2 अणु किसके हो गए? 3PgAl के। देखो यहां से प्रोसेस किया है स्टार्ट एक अणु से, परंतु 3 कार्बन के क्या बन गए? 2 अणु आपके पास किसके? 3PgAl के, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। अब मैं इसको प्रोसेस को वापस इधर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है अपने पास में। अब बात करते हैं कि ये 3PgAl है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाती है। क्या होती है? बिना एंजाइम वाली अभिक्रिया होती है, और यहां पे आता है H3PO4, ये दे देता है फास्फेट। क्या देगा? फास्फेट। किसको देगा? 3PgAl को देगा। अब 3PgAl को इसने फास्फेट दिया, तो एक फास्फेट तो पहले से ही था तीसरे कार्बन पे, एक और फास्फेट ले रहा है ये, तो वो कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे। क्या बना? 1,3-डाइPgAl। क्या बना? 1,3-डाइPgAl। तो ये बन गया 1,3-डाइPgAl। क्या बना? 1,3-डाइPgAl। कितने अणु बनेंगे इसके? 2 अणु। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बन गए। तो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने अणु बन गए? 2। एल्डिहाइड के 2 अणु बने आपके पास में। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, इसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब एल्डिहाइड से क्या बना? एसिड बना, तो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। तो मैं कहूंगा कि यहां पर ऑक्सीकरण होगा, एंजाइम भाग लेगा, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा लेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिसे भाग लेगा,
तो ये PgAl क्या हो जाएगा, फास्फोग्लिसरेट है, एल्डिहाइड का एल हटा देंगे, फास्फोग्लिसरिक एसिड रह जाएगा। तो ये बन गया 1,3-डाई PgA। क्या बन गया 1,3-डाई PgA। क्या बने 2 अणु। इसी क्रिया में इंपॉर्टेंट चीज देखो, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने हाइड्रोजन मुक्त किए, पर हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। हाइड्रोजन को ग्रहण कौन करेगा, अपचयनकारी शक्ति कौन, NAD। तो ये NAD यहां से, ये NAD प्लस है जो हाइड्रोजन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। तो NAD कन्वर्ट हुआ किस में, NADH2 में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने कहा एक अणु पर एक NADH2 बना, दोनों ले रहे हैं अपन, तो क्या बन जाएंगे 2 NADH2। तो यहां पर निर्माण होता है 2 NADH2 का। तो 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया और 2 अणु बन गए इसके। अब देखते हैं आगे कि यहां से वापस ये ATP रिलीज करेगा। फास्फेट जो उधार लिया था इसने, शुरुआत में देखो फास्फेट लिए थे ATP से, तो ये वापस फास्फेट किसको दे देगा, ATP को। तो यहां पे कहेंगे कि अगली प्रोसेस में देखो फास्फोराइलेज एंजाइम भाग लेगा। क्या लेगा, फास्फोराइलेज एंजाइम। तो यहां पे एंजाइम भाग लिया फास्फोराइलेज एंजाइम। तो ये फास्फोराइलेज एंजाइम भाग लेता है। अब ये ATP फास्फेट देगा वापिस से, तो ATP को देगा ना फास्फेट, और ATP का सबऑर्डिनेट कौन है, ADP। तो ADP वापिस फास्फेट कन्वर्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो देखो यहाँ पे आप देखना, ये ADP है और इसने फास्फेट दे दिया और कन्वर्ट किस में हो गया, ATP में। पर कितने अणु हैं, 2 अणु, तो 2 फास्फेट देगा और दोनों फास्फेट ग्रहण करने वाले कौन होगा, ADP। तो ADP के कितने अणु, 2 अणु, और ATP के भी यहाँ पे 2 अणु बन गए। अब देखो आपके 2 ATP खर्च हुए थे, खत्म हुए थे ना, 2 ATP की एनर्जी खत्म हुई, 2 ATP वापस बन गए हैं, तो हिसाब बराबर हो गया ना पुराना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, एक फास्फेट दे दिया ना, 2 फास्फेट थे इसके पास में, एक फास्फेट दे दिया, एक ही फास्फेट बचेगा और ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए यहाँ पे 2 अणु। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बन गए, 2 अणु। अब मैं कहूंगा कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ये प्रोसेस को यहां कर देता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु आगे भाग लेंगे। क्या करेंगे, आगे भाग लेते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 अणु आगे भाग लेंगे, तो सबसे पहले ये म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फास्फेट की स्थिति चेंज हो जाती है। कुछ नहीं हो रहा है, तीसरे कार्बन का जो फास्फेट था वो आ गया दूसरे कार्बन पर, कुछ नहीं हुआ है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला था, दूसरे स्थान पे फास्फेट आ गया, क्या बोलेंगे, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे ये म्यूटेज एंजाइम भाग लेगा, कौन सा एंजाइम है, म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम से फास्फेट की स्थिति चेंज होगी। अब क्या बन जाएगा, 2PgA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर गलती होने की संभावना होती, कितने अणु बने, 2 अणु। गलती होने की संभावना ये है कि स्टूडेंट ये समझ लेता है कि 3PgA है, इसका मतलब 3 फास्फेट काउंट कर लेता है, और यहाँ क्या करता है, 2 फास्फेट। ऐसा नहीं है, ये तीसरे कार्बन पे फास्फेट है और ये दूसरे कार्बन पे फास्फेट है। तो दूसरे कार्बन पे फास्फेट आया है ओनली, फास्फेट की संख्या में चेंज नहीं हुआ। पहले भी फास्फेट एक ही था, अभी भी फास्फेट एक ही है, पहले तीसरे कार्बन पे था, अभी कहाँ है, दूसरे कार्बन पे। अब यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम से बन गया 2PgA। अब इनोलेज एंजाइम भाग लेता है, कौन सा एंजाइम भाग लेगा, इनोलेज। ये इनोलेज एंजाइम भाग लेता है और इनोलेज एंजाइम के कारण यहां से जल बाहर निकल जाता है। क्या आउट हुआ, जल, और इनोल ग्रुप जुड़ जाएगा आपके पास में। तो यहां बनता है आपके पास में फास्फो इनोल पाइरुवेट। क्या बना, फास्फो इनोल पाइरुवेट। तो ये बन जाता है
फास्फोइनोल पाइरुवेट। किसकी उपस्थिति में? इनोलेज। तो 2PgA कन्वर्ट हो गया फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो दो अणु है ना, तो यहाँ पे भी कितने अणु चलेंगे? दो अणु। प्रत्येक अणु कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट बन गया। अब आपके पास में पायरुविक एसिड बनाना था, तो पाइरुवेट नाम तो आ गया है, परंतु फास्फो भी जुड़ा हुआ है और इनोल भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को रिमूव करना पड़ेगा अपने को, और वापिस क्या होता है? एटीपी आ जाएगा। फास्फो को लेने कौन आता है? एटीपी आता है ना, तो यहाँ पे वापिस कौन सा? काइनेज एंजाइम भाग लेगा। कौन लेगा? काइनेज एंजाइम भाग लेता है, और यहाँ पे वही कौन आएगा? एडीपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एटीपी में। कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एटीपी में। दो अणु हैं तो 2 एटीपी भाग लेंगे और 2 एटीपी बन जाएंगे, और ये बन गया पाइरुविक अम्ल। क्या बना? पाइरुविक अम्ल। क्या बन गया आपके पास में? पाइरुविक अम्ल बन गया। क्या बना? पाइरुविक अम्ल। अब देखो प्रोसेस को, ग्लूकोज था, एटीपी लिया, एटीपी से क्या लिया? फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, छठे कार्बन में फास्फेट जुड़ गया। ये एक बार उधार ले चुका है, अब इसको दोबारा वापस आपके पास में एटीपी नहीं मिलेंगे, तो ये अपना रूप चेंज कर लेता है। रूप कौन चेंज करता है? आइसोमरेज, और फ्रक्टोज बन गया। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने वापस एटीपी लिया, एटीपी से क्या लिया? फास्फेट। अब फास्फेट लेते ही आपके पास में फ्रक्टोज क्या बना? 1,6 डाइफास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के लिए बीच में क्या मारा जाता है? हथौड़ा मारा जाता है। हथौड़ा जैसे मारते हैं तो 3-3 कार्बन के दोनों टूक बन जाते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब मैंने कहा ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट चेंज हो जाता है किसमें? 3PgAl में। अब पहले एक PgAl था, अब ये भी चेंज हो गया PgAl में, तो क्या हो गया? डबल रोल हो गया, इसके 2 PgAl बन गए। अब 2 PgAl से अब अणु 2 स्टार्ट हुए नहीं यहाँ से, तो एंड तक अणु आपके पास में क्या चलेंगे? 2 ही अणु चलेंगे। क्या चलेंगे? 2 ही चलेंगे आपके पास में। तो यहाँ पे कहेंगे कि अब क्या होता है? नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है? तो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है 3PgAl कन्वर्ट होता है डाई-PgAl में, 1,3-डाई-PgAl में, तो ये 1,3-डाई-PgAl में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने कहा जैसे डाई-PgAl बनता है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और यहाँ पे अपचयन शक्ति में भाग लिया NADH2, P नहीं आएगा, NADH2। अब ये 2 NADH2 बन गए यहाँ पे। अब उसके आगे चलते हैं, फास्फोराइलेज एंजाइम से वापस एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं आपके पास में कि यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी फास्फोराइलेज एंजाइम लिख सकते हैं अपन, और 2 एटीपी यहाँ बनते हैं। 2 एटीपी फास्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बना? पाइरुविक एसिड जब बने, और 2 एटीपी कहाँ बने? 1,3-डाइहाइड्रोक्सी डाई-PgA से बने, और 3PgA में कन्वर्ट हुआ जब, तो 2 एटीपी यहाँ बने। तो ये 2 एटीपी तो आपके पास में एनर्जी यहाँ बनी है, और 2 एटीपी एनर्जी यहाँ बनी है। आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने एटीपी का उत्पादन होता है? 4 एटीपी बन गए, परंतु आपके पास में आप देखो 2 एटीपी खर्च भी हो गए। 2 एटीपी क्या हो गए? खर्च। तो शुद्ध लाभ कितने एटीपी का हुआ सबस्ट्रेट लेवल पर? शुद्ध लाभ सबस्ट्रेट लेवल पर कितने के लिए एटीपी का हुआ है? केवल 2 एटीपी का। 4 में से 2 एटीपी तो गए, और 2 एटीपी का शुद्ध लाभ हो गया। अब बात करते हैं, ये सबस्ट्रेट लेवल पे हुआ है भाई, डायरेक्ट मिले हैं। आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट कितने एटीपी का लाभ होता है, तो आप 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी कर देंगे, और आपको लाभ हुआ शुद्ध केवल 2 एटीपी का। जो एटीपी डायरेक्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल पे। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल पे बनेंगे, ठीक। पर इनडायरेक्टली मैंने ईटीएस में बताया आपको कि ये NADH2 ईटीएस में जाएगा, और ये भी क्या देगा? एटीपी। तो एक NADH2 जब ईटीएस में जाता है तो वहां पर एक NADH2 देता है 3 एटीपी। एक NADH2 कितने एटीपी देगा? 3। तो अपने पास कितने बने थे? 2। तो ये 2 आपके पास में NADH2 ईटीएस में जाकर कितने एटीपी देंगे अपने को? कितने देंगे? 6।
क्योंकि आपके पास में 1 से 3 तो 2 से 6, तो यहाँ पे ये 2NADH2 किस में जाएंगे, ETS में, और जाकर क्या देते हैं 6 ATP, क्या देंगे 6 ATP। 2 ATP का शुद्ध लाभ हुआ है, ETS में जाए या नहीं जाए तब भी 2 ATP का लाभ हो गया, परंतु ETS में चला जाता है आगे प्रोसेस, तो फिर क्या बनेंगे 6 ATP और बनेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान टोटल एटीपी का कुल कितना उत्पादन होता है, मतलब कितना लाभ होता है, डायरेक्ट नहीं बताना है, कुल बताना है, ये शुद्ध रूप से नहीं बता रहा है, डायरेक्ट कुल बताना है। तो फिर कितना हुआ आपके पास में 2 एटीपी, तो ये 6 एटीपी ये, और टोटल बन गए 8 एटीपी। तो शुद्ध लाभ तो केवल 2 एटीपी का हुआ था, ईटीएस में जाने के बाद लाभ कितने हुआ 8। तो इस प्रकार आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और पूरा का पूरा मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है। एटीपी का सारांश याद रखना, शुद्ध रूप से केवल 2 एटीपी का लाभ होता है, निर्माण 4 एटीपी का होता है, परंतु 2 एटीपी कितने कहाँ हो जाते हैं, खर्चे पहले ही हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा यहाँ पे एटीएस में जाने के बाद में NADH2 भी आपके पास में क्या देता है, एटीपी देता है, और 1 से 6 तो आपके पास में 3 एटीपी बनेंगे, 2 से कितने बनेंगे 6। तो यहाँ पे कुल लाभ जो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी लेवल पे होता है वो कितना होता है 6 एटीपी का होता है। तो इस प्रकार ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन में होती है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में भी पूछने के चांसेस बनते हैं। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।